नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS स्टडी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने भारत पर अरबों का आक्रमण और भारत पर तुर्कों का आक्रमण को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उन्हें देख लें ताकि आप इतिहास को क्रम में समझ पाए। ठीक है, तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसे देख सकते हो। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं तो भारत पर तुर्क आक्रमण का जो दूसरा तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि महमूद गजनबी जो था वह भारत पर 17 बार आक्रमण करता है और उसका जो अंतिम अभियान था जाठों के विरुद्ध, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद गजनी साम्राज्य के आसपास के क्षेत्रों में एक नया वंश का उदय होता है। उस वंश का नाम था गौर वंश और वही गौर वंश के एक प्रतापी शासक महमूद गौरी हुआ, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय को देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तर पश्चिम अफ़गानिस्तान में गजनी साम्राज्य के आसपास का एक क्षेत्र जिसका नाम गौर प्रदेश था। तो जैसे आप मैप में देख सकते हो कि यहाँ पे गजनी साम्राज्य के आसपास एक क्षेत्र था जिसका नाम था गौर प्रदेश। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर प्रदेश में एक नया वंश गौर वंश का उदय हुआ। तो 12वीं शताब्दी के आसपास गौर प्रदेश में एक नया वंश का उदय होता है। उस वंश का क्या नाम था? तो गौर वंश। संसवानी वंश या गौर वंश का संस्थापक कुतुबउद्दीन हसन था। ये जो गौर वंश है, गौर वंश को ही संसवानी वंश कहते हैं। ठीक है, तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि संसवानी वंश या गौर वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबउद्दीन हसन, ये आपको याद रखना है। तो यह शासक बनता है और इसी ने जो है वो गौर वंश की स्थापना की। किसने की थी? तो कुतुबउद्दीन हसन ने। इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे राजाएं हुए, शासक हुए। उसके बाद इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसे हम महमूद गौरी या मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। तो इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और इसी के संबंध में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मोहम्मद गौरी का जो शासनकाल यानी शासक बना वो 1173 में बना और इसका शासनकाल 1206 ईस्वी तक चला था। तो 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बनता है। कितने ईस्वी में बनता है? तो 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो है वह गौर प्रदेश का शासक बनता है। जब मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश का शासक बन जाता है, इसके बाद इसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो इनके द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध है, उनको देख लेते हैं। फिर अभी हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसमें से जो प्रमुख युद्ध है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, वर्ष 1175 ईस्वी में यह 1173 ईस्वी में शासक बन जाता है। फिर 1175 ईस्वी यानी 2 वर्ष के बाद मुल्तान पर यह आक्रमण करता है और करमाथी वंश के खिलाफ करता है और विजय प्राप्त करता है। इसके बाद यह 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है और उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम द्वितीय। और इस युद्ध में जो है वह मोहम्मद गौरी की पराजय होता है। आपने पढ़ा था ना कि मोहम्मद गजनबी जो था उसने गुजरात पे आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी में। तो उस समय जो गुजरात का शासक था वो कौन था? तो भीम प्रथम। यहाँ पे कौन है? तो भीम द्वितीय। और इसने ही मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था और यह
तुर्क आक्रमणकारी का पहला हार था। इसके बाद 1181 ईस्वी में पंजाब पर यह आक्रमण करता है। उसका जो वहाँ पे शासक होता है खुसरो मलिक, इसे यह पराजित कर देता है। फिर 1186 ईस्वी में फिर यह पंजाब पे आक्रमण करता है और फिर उस समय भी उसका शासक कौन था, तो खुसरो मलिक, फिर से उसे पराजित करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें 1191 1192 जो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध इसने लड़ा था। और किसके विरुद्ध लड़ा था, तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय होता है, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान जो है वह पराजित होता है। इसके बाद इसने 1194 ईस्वी में, ये भी इम्पोर्टेंट है, कन्नौज या चंदावर का युद्ध, जो कि जयचंद्र के खिलाफ लड़ा था और जयचंद्र इस युद्ध में पराजित हुआ था और मोहम्मद गौरी की विजय हुआ था। इसके बाद 1195 ईस्वी में बयाना के खिलाफ जो है वह क्षेत्र में आक्रमण करता है और उस समय वहाँ का जो शासक था कुमारपाल, इसे भी यह पराजित करता है। फिर 1205 ईस्वी में खोखरों से युद्ध करता है। ये खोखर एक जनजाति है, इससे युद्ध होता है और यही जो है बाद में मोहम्मद गौरी की जो है हत्या कर देता है। ठीक है, तो पहले तो ये विजय प्राप्त कर लेता है, जब ये वापस लौटता है तो उस समय यही जनजाति जो है मिलकर इसकी हत्या कर देता है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले मुल्तान, गुजरात, क्योंकि मुल्तान इसका यह भारत पर प्रथम आक्रमण था। इसके बाद गुजरात, जो कि इसे पहला हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और कन्नौज या चंदावर का युद्ध को पढ़ेंगे और लास्ट में खोखर जनजाति के विरुद्ध जो इसने अभियान चलाया था इसको पढ़ेंगे। तो चलिए इस जितने भी प्रमुख युद्ध हैं उनको हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब मोहम्मद गौरी जो है गौर प्रदेश का शासक बन जाता है तो इसका एक उद्देश्य होता है। तो मोहम्मद गौरी का गौर प्रदेश का शासक बनने के बाद अपने राज्यों का विस्तार करना चाहता था, साथ ही इस्लाम धर्म का स्थापना करना चाहता था। तो जब यह गौर प्रदेश का शासक बन जाता है तो यह अपने साम्राज्य की विस्तार करने की नीति पे काम करता है, साथ में इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाहता है। इसी क्रम में यह भारत पर जो है वह आक्रमण करना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी ओवरव्यू लिया था कि मोहम्मद गौरी ने कौन कौन से युद्ध लड़ा था, अब जो प्रमुख युद्ध है उनको देख लेते हैं। तो देखिए मोहम्मद गौरी का भारत पर अभियान, तो सर्वप्रथम यानी पहला आक्रमण इसने कब किया था, तो सबसे पहले इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। तो पहला आक्रमण ये कहाँ करता है, तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। इसके बाद द्वितीय आक्रमण यानी इसका दूसरा आक्रमण जो है 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य वंश पर किया, किंतु यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह पराजित कर दिया। तो यह अपना दूसरा अभियान कहाँ पे करता है, तो गुजरात के क्षेत्र में। किस वंश के खिलाफ, तो चालुक्य वंश के खिलाफ। किंतु वहाँ का शासक जो था भीम द्वितीय, उसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी और तुर्क आक्रमणकारियों का पहला पराजय था। यह जो है वह मोहम्मद गौरी और तुर्क आक्रमणकारी, तुर्क के जो जितने भी आक्रमणकारी थे, इससे पहले मोहम्मद गजनबी, इसके बाद मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है, तो यह तुर्क आक्रमणकारी का जो है वह पहला पराजय था। ठीक है, और भीम द्वितीय को जो है मूल राजा द्वितीय भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं आपको मूल राज द्वितीय करके भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध से, तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, ये आपको डेट भी याद रखना है, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। तो यह जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, किस किस के बीच लड़ा गया था, तो पृथ्वीराज चौहान
और मोहम्मद गौरी के बीच। तो पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया और मोहम्मद गौरी जो है फिर अपने गौर की क्षेत्र की तरफ भाग जाता है। ठीक है, तो तराइन का मैदान हरियाणा के करनाल और थानेश्वर जिले के बीच स्थित है। ये तराइन का मैदान कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा के करनाल और थानेश्वर का जो जिला है उसके बीच में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान का असली नाम पृथ्वी तृतीय था। तो कई बार यहाँ से पृथ्वी तृतीय करके भी आपको लिख करके दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान का ही नाम है। ठीक है, इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। जब एक बार तराइन का प्रथम युद्ध हार करके गौर जो है मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश चला जाता है। फिर वहाँ पे क्या करता है वो कि अपने सेनाओं को संगठित करता है और तैयारी करता है। ठीक है, जबकि पृथ्वीराज चौहान ये सोचता है कि मोहम्मद गौरी जो है बुरी तरह से हार चुका है, वो अब दूसरी बार आक्रमण भी करेगा तो क्या कर लेगा। ठीक है, तो वो इतना सोचा भी नहीं था कि ये दोबारा आक्रमण भी करेगा, परंतु ये वहाँ पे जाके तैयारी करता है, अपने सेनाओं को संगठित करता है और तराइन का द्वितीय युद्ध की तैयारी करता है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, फिर एक साल बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और एक साल तैयारी करने के बाद मोहम्मद गौरी जो है फिर आक्रमण करता है और फिर तराइन के क्षेत्र में ही ये युद्ध होता है। तो इसलिए इसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वह 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया और विजय हासिल कर ली। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है कितने ईस्वी में लड़ा गया था? तो 1192 ईस्वी में। किस किस के बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? तो मोहम्मद गौरी जो है विजय प्राप्त करता है, जबकि पृथ्वीराज चौहान परास्त हो जाता है, यानी उनकी पराजय होता है। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के गुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें मोहम्मद गौरी जो विजय प्राप्त करता है, उसमें इसका सेनापति और गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी था, इसका प्रमुख योगदान रहा इस युद्ध में, क्योंकि माना जाता है कि इसी के बदौलत जो है वह मोहम्मद गौरी जो है वह तराइन का द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम सत्ता की स्थापना कब हुई? तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है, ठीक है, इसके बाद जो है भारत में पूरी तरीके से मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में मुस्लिम जो है सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। इसके बाद तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद कन्नौज या चंदावर का युद्ध होता है, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या था कि उस समय आपस में राजपूत खुद एक दूसरे से संघर्ष करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान को किसी अन्य राजपूतों के द्वारा कोई भी सहायता नहीं किया गया, क्योंकि उसके पास ही कन्नौज था जहाँ का शासक जयचंद्र था। तो उन्होंने भी जो है पृथ्वीराज चौहान की कोई मदद नहीं की, क्योंकि ये दोनों आपस में ही, इन दोनों के बीच मतभेद था। ठीक है, तो किसी तरीके से सहायता नहीं होने के कारण जो है तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। इसके बाद ये क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी का अगला अभियान जो है वह कन्नौज या चंदावर के क्षेत्र में होता है। तो कन्नौज या चंदावर का युद्ध लड़ता है ये। तो कन्नौज या चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है। तो देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और कन्नौज का युद्ध कितना होता है? तो 1194 में। ये आपको याद रखना है। 1194 ईस्वी में जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित कर विजय हासिल की। तो कन्नौज का या चंदावर का युद्ध होता है, किस किस के बीच होता है? तो राजा जयचंद्र
और मोहम्मद गौरी के बीच। कितने ईस्वी में लड़ा जाता है? तो 1194 ईस्वी में। इस युद्ध का परिणाम क्या निकल के आता है? तो मोहम्मद गौरी विजय हासिल करता है, जबकि जयचंद्र की पराजय होता है। कन्नौज या चंदावर के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का चलाया था। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का चलाया था, जिसके एक तरफ लक्ष्मी देवी की आकृति, जो लक्ष्मी माता की जो है वह आकृति लगवाया था, और दूसरी तरफ जो है अरबी में कमला जो होता है वो छपवाया था। ठीक है, तो कन्नौज या चंदावर के युद्ध के बाद कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का चलाया था, उस सिक्के के जो है एक तरफ माता लक्ष्मी का यानी लक्ष्मी देवी की आकृति थी और दूसरी तरफ अरबी में यह कमला लिखवाया था। ठीक है, फिर 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जनजातियों के विरुद्ध लड़ा था और उसे हरा दिया। तो 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो था वह अपना अंतिम युद्ध लड़ता है। ठीक है, अपने जीवन काल का अंतिम युद्ध लड़ता है पंजाब के खोखर जनजातियों के विरुद्ध, और वह उन्हें हरा देता है और मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त कर लेता है। तो मोहम्मद गौरी अंतिम बार भारत जो है वह 1205 ईस्वी में आया था, और 1206 ईस्वी में जब ये वापस लौट रहा था, ठीक है, लौटने के क्रम में खोखर जनजाति ने इसकी हत्या कर दी थी। 15 मार्च 1206 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी थी। तो कहावत है कि ये आता तो है जीतते हुए, लेकिन वापस जाता है तो ये हार जाता है यानी मर जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान था वो 1205 ईस्वी में था खोखर जनजाति के विरुद्ध। वह उसमें विजय प्राप्त करता है। जब विजय प्राप्त करने के क्रम में फिर ये वापस लौटता है, तो यही जो है खोखर जनजाति ने इसकी हत्या कर दिया। ठीक है, तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यह जो वापस चला जाता है, तो इसका जो गुलाम जो मैंने देखा ना अभी कि पृथ्वीराज चौहान से जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो इसमें इसका 2 सेनापति और गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। तो ये जो यहाँ से युद्ध करके वापस लौटता था गौर क्षेत्र में, तो इन दोनों को ही हाथों में सत्ता छोड़ के जाता था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कौन था? तो मोहम्मद गौरी के गुलाम और सेनापति था। 1206 में इसने क्या किया? तो गुलाम या दास वंश की स्थापना की। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद भारत में एक नया वंश का उदय होता है जिसे गुलाम वंश या दास वंश कहते हैं। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका अगला शासक जो बनता है वो कौन बनता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और यह जो है गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना करता है। लाहौर से शासन करना प्रारंभ करता है। यह इसका राज्याभिषेक कहाँ पे होता है? तो लाहौर में होता है, और लाहौर से ही जो है वह अपना शासन करना प्रारंभ करता है। जबकि दूसरा इसका जो सेनापति था वो बख्तियार खिलजी था। इसने 1197 ईस्वी में बिहार पे विजय प्राप्त करता है और 1203 ईस्वी में बंगाल पे विजय प्राप्त करता है। और इसके संबंध में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इसने 1198 ईस्वी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। किसने करवाया था? तो बख्तियार खिलजी ने। तो 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था, यानी उसको नष्ट कर दिया था। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त या नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था, और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक है। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा वो गुलाम वंश या दास वंश पर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।